नमस्कार। आप सभी का स्वागत है भय का सफर में। आज हम 5 विचलित कर देने वाली सच्ची छात्र भयावह कहानियां साझा करने जा रहे हैं, जिनमें साधारण शैक्षणिक जीवन के भीतर दबी परछाइयों की झलक मिलती है। ये किस्से दिखाते हैं कि विद्यार्थी जीवन की इमारतों, गलियारों और कमरों में कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो कल्पना से परे होती हैं। कृपया सावधानी पूर्वक सुने, क्योंकि हर कहानी आपको हमारे आसपास छिपे अंधेरों से परिचित कराएगी। हम कहानियों का क्रम थोड़ा बदलेंगे, स्थान और नाम भारतीय परिवेश के अनुरूप करेंगे और पूरी कथा केवल हिंदी शब्दों में प्रस्तुत होगी। अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आखिरी पलों में हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन कहानियों का कौन सा भाग आपके रोंगटे सबसे ज्यादा खड़े कर गया। तो आइए आरंभ करते हैं इस भयानक सफर को। कहानी 1, जुनूनी सहपाठी और खतरनाक आसक्ति। यह घटना मेरे अंतिम सत्र की है, जब मैं एक स्थानीय महाविद्यालय में साहित्य का उच्च स्तर का अध्ययन कर रहा था। हमारा एक छोटा सा विशेष अध्ययन वर्ग था, जिसमें कुल 10 विद्यार्थी शामिल थे। हम सब एक छोटे से कक्ष में बैठकर जटिल रचनाओं पर चर्चा करते थे। इस वर्ग में एक विद्यार्थी था जिसका नाम प्रियांशु था। वह शुरू से ही चुप सा रहता था, पर उस चुप्पी में भी एक अजीब सा आकर्षण और बेचैनी दोनों थी। जब कभी वह बोलता तो उसकी आवाज में ऐसा भाव होता मानो इन ग्रंथों की व्याख्या में उसका निजी दायित्व निहित हो। प्रारंभ में मैंने सोचा कि शायद वह थोड़े संकोची स्वभाव का है या सामाजिक रूप से कुछ अलग है, किंतु कुछ ही समय बाद मैंने उसे महाविद्यालय की पुस्तकालय और परिसर में अपनी हर गतिविधि के दौरान आसपास पाया। ऐसा लगा वह जानबूझकर अपनी दिनचर्या मेरे अनुरूप ढाल रहा है। जहां मैं जाऊं वहां किसी बहाने से वह भी आ जाता। उसके देखने के ढंग में एक अजीब सा भाव था, मानो वह हर पल मेरी गतिविधियों को गहराई से देख रहा हो। इससे मुझे असहजता होने लगी। मुझे याद है, एक शाम जब मैंने पुस्तकालय से देर रात निकलने का निर्णय लिया, वह पुस्तकालय के एक कोने में खड़ा दिखा। जैसे ही मैं बाहर गई, मुझे लगा वह चुपचाप मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैंने पलटकर देखा तो वह दूसरी दिशा में देखने का दिखावा करने लगा। दिल में डर समाने लगा था, फिर भी मैंने खुद को यही समझाया कि शायद यह मेरी कल्पना हो। हमारा अंतिम प्रस्तुतिकरण नजदीक आ रहा था, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को किसी बड़े साहित्यिक ग्रंथ पर बात रखनी थी। प्रियांशु ने एक पुरानी गाथा चुनी, जिसमें जुनून और पागलपन प्रमुख विषय थे। जब वह कक्षा में अपनी प्रस्तुति दे रहा था, तब उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह बार बार प्रेम की दीवानगी जैसी बातों पर जोर देता। मैंने उसे कई बार अपनी ओर देखते पाया। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने अंदर के किसी व्यक्तिगत किस्से को उस कथा के माध्यम से ही छलका रहा हो। प्रस्तुतिकरण के बाद मैंने तेजी से कक्षा से निकलना चाहा, पर ठीक दरवाजे पर प्रियांशु ने मुझे रोक लिया। वह धीमी आवाज में बोला, तुम्हारी प्रस्तुति अगले सप्ताह है ना? मैं इंतजार कर रहा हूं कि तुम क्या कहोगी। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैं सिर्फ सिर हिलाकर आगे बढ़ गई। आने वाले कुछ दिनों तक मैं घर से बाहर निकलते या परिसर में घूमते हुए हर पल डरती रही कि वह कहीं छिपा खड़ा तो नहीं। एक शाम मेरी शंका सत्य में बदल गई। मैंने पुस्तकालय से देर रात पढ़ाई के पश्चात निकलने का निश्चय किया। नीचे लंबे गलियारे से गुजरते समय मंद रोशनी में मैंने किसी की आकृति को पीछे देखा। वह आकृति प्रियांशु की ही थी। मैं तेजी से आगे बढ़ने लगी, तब उसने मेरा नाम पुकारा। मैं ठिठक गई, क्योंकि वह स्वर बेचैन था। वह पास आया और घबराई हुई आंखों से बोला कि उसे लगे हुए है कि साहित्य और वास्तविकता की सीमाएं घुल गई हैं। मुझे उसकी बातें समझ नहीं आई, पर उसके चेहरे पर एक विकृत सा उत्साह दिख रहा था। फिर बिना चेतावनी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और दबी आवाज में बोला, तुम नहीं समझती, जो भी हम पढ़ते हैं उसे वास्तविकता में बदल देना ही मेरा उद्देश्य है। मैंने जोर लगाकर अपना हाथ छुड़ाया और भाग खड़ी हुई।
अगली कई रातों तक मैं सो नहीं पाई। मुझे लगा कि मुझे इस बारे में सुरक्षा विभाग को बताना चाहिए, किंतु मन में हिचक भी थी कि शायद मैं अतिरंजना कर रही हूं। 2 रात बाद की बात है, करीब 2 बजे मैं अपने घर के दूसरे मंजिल के कमरे में पढ़ रही थी। तभी खिड़की पर मुझे बहुत धीमी दस्तक सुनाई दी। चूंकि ये दूसरी मंजिल थी, कोई साधारण मनुष्य वहां पहुंच नहीं सकता था, पर मेरी आंखों ने जो दृश्य देखा उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। खिड़की के पार प्रियांशु का चेहरा चिपका हुआ था। उसकी आंखें मुझे घूर रही थी, होंठों पर कोई अस्पष्ट बड़बड़ाहट। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया। जब तक मैं खिड़की की ओर दोबारा देखती, वह गायब हो चुका था, मानो भूत सा ओझल हो गया हो। पुलिस आई, खोजबीन की, पर कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सतर्क रहूं और महाविद्यालय प्रशासन को सूचना दूं। अगले दिन कक्षा में प्रियांशु अनुपस्थित था। मैंने पल भर को सोचा कि शायद वह डर गया होगा या भाग गया होगा, लेकिन प्रस्तुति के दिन मैं मंच पर खड़ी होने के लिए तैयार हो रही थी कि अचानक दरवाजा तेज आवाज के साथ खुला। प्रियांशु वहां था, बिखरे बाल, आंखों में उन्माद भरी चमक और हाथ में एक पुरानी पुस्तक पकड़े हुए, मानो कोई जिद्दी प्रमाण लिए घूम रहा हो। उसने अजीब से कठोर स्वर में कहना शुरू कर दिया कि इसी आख्यान का अंत तो अब होना चाहिए। मुझे लगा वह मुझे नुकसान पहुंचाने आगे बढ़ेगा। सौभाग्य से सुरक्षा अधिकारियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया। बाद में पता चला कि प्रियांशु बहुत दिनों से गलत दशा में रह रहा था। उसके घर की दीवारों पर भी पागलपन से भरे नोट चिपके हुए थे, जिनमें मेरा नाम बार बार लिखा था। उसे मानसिक उपचार के लिए किसी चिकित्सा स्थल में भेज दिया गया। मैं भीतर तक हिल गई थी, यह सोचकर कि किस तरह मेरा साधारण दोस्ताना सा व्यवहार किसी के अंदर इतनी खतरनाक खामोश आसक्ति को जन्म दे सकता है। उसके बाद कक्षा समाप्त होने तक मेरे मन में भय बना रहा, पर प्रियांशु कभी वापस नहीं आया। मैंने महाविद्यालय से अंतिम परीक्षाएं देकर प्रस्थान किया, पर आज भी याद करके मुझे झुरझुरी हो जाती है। दूसरे मंजिल की खिड़की पर उसका चेहरा, उसकी फुसफुसाती आवाज और वह पागल जुनून जिसने मेरा चैन छीन लिया था। तब मुझे एहसास हुआ कि हमारी सुरक्षा कितनी नाजुक होती है और कभी कभी कोई व्यक्ति चुपके से हमारी दुनिया को तहस नहस कर सकता है। कहानी 2, पुस्तकालय के बंद होने के बाद की भटकती आत्मा। मेरे दूसरे वर्ष के दौरान मुझे हमारे प्राचीन से लगते महाविद्यालय के विशाल पुस्तकालय में अल्पकालिक सहायक की भूमिका मिली। इस पुस्तकालय का निर्माण एक पुराने राजा के जमाने में हुआ था, जिसमें लकड़ी के लंबे शेल्फ, छत तक जाती किताबें और ऊंची खिड़कियां थीं। यहां का वातावरण दिन में भी बेहद शांत होता था और रात में तो यह चुप्पी डरावनी जान पड़ती थी। मुझे पुस्तकों को अलमारी में वापस रखना और कभी कभी देर रात तक रुककर अंदरूनी काम देखना पड़ता था। इस पुस्तकालय के बारे में लंबे समय से अफवाह थी कि यहां कुछ अजीब घटनाएं घटती रहती हैं। कुछ कहते थे कि ऊपरी मंजिल पर अनजाने पदचाप सुनाई देते हैं, कुछ को दूर कोनों में धुंधले सायों की झलक मिली थी। दूसरे कुछ लोग इन बातों को दकियानूसी बताते और कहते कि यह पुरानी दीवारों और चटखटी लकड़ी का ही कमाल है। मैं इस बहस के बीच निष्पक्ष थी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक हल्की सी घबराहट बनी रहती थी, विशेषकर रात के वक्त। एक रात मुझे काफी विलंब तक रुकना पड़ा, शायद 12 बजे तक। मैं ऊपरी मंजिल के एक बड़े कक्ष में रखी पुस्तकों को क्रमवार जमा कर रही थी। वहां एक मंद सी पीली रोशनी जल रही थी। अचानक मुझे लगा कि तापमान बेहद गिर चुका है, जैसे कोई ठंडे कोहरे भरे स्थान में आ गया हूं। मैंने कंधे सिकोड़े, पर मन को समझाया कि शायद वातानुकूलन अलग स्तर पर चल रहा होगा। वहां इस कदर सन्नाटा छाया था कि मेरी चप्पलों की आवाज गूंज सी पैदा कर रही थी। एकाएक मुझे लगा कोई कॉरिडोर में चल रहा है। हल्की सी पदचाप की ध्वनि आई, ठक ठक, मानो किसी ने साधी हुई मंद चाल से कदम रखे हों।
मैंने सोचा कोई सहकर्मी होगा, तो आहट की दिशा में झांका, पर वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद पुनः वैसा ही ठक ठक सुनाई दिया, इस बार एक फुसफुसाहट के साथ जो स्पष्ट शब्दों में बदल न पाई। दिल में घबराहट हुई, पर मैंने जोर से कुछ बोलकर पुकारना उचित। मैं अपने रैक की ओर लौट आई, लेकिन तब तक मन में बेचैनी गहरी हो चुकी थी। कुछ मिनट बाद मैंने अपनी किताब डालने की ट्रॉली रोक दी। कक्ष के एक कोने में हल्का सा धुंधला साया हिलता सा प्रतीत हुआ। लगा मानो कोई सफेद परिधान में पीछे से गुजर गया हो। मैंने तेजी से उस ओर कदम बढ़ाए, पर वहां कुछ नहीं था, बस दीवार और किताबी अलमारी जो बंद रास्ते की तरह खड़ी थी। मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी, पर मैं सोच रही थी कि शायद थकान से मतिभ्रम हो रहा है। मैंने अपना काम जल्दी जल्दी समेटना चाहा। तभी मुझे एक बेहद धीमी सिसकी सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो, पर जोर से नहीं, दबे स्वर में। कक्ष के दूसरे कोने में एक लंबी मेज के नीचे से मुझे यह आवाज आ रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या कोई वास्तव में छिपकर रो रहा था, या यह कोई अलौकिक घटना थी? हिम्मत जुटाकर मैं आगे बढ़ी और हल्की आवाज में पूछा, कौन है वहां? क्या आपको सहायता चाहिए? सिसकी बंद हो गई, लेकिन मैंने मेज के नीचे एक अस्पष्ट आकृति देखी। रोशनी बहुत कम थी, पर उस छाया के कंधे कांपते जान पड़ रहे थे, मानो वह लड़की पास ही बैठी रो रही हो। मैंने आगे कदम बढ़ाया कि अचानक कॉरिडोर की रोशनी झपकी और मुझे उस चेहरे की झलक मिली। एक बेहद उदास चेहरा, आंखों से आंसू की धार, पर नजरों में कोई गहरा दुख, ऐसा जो सामान्य मनुष्य से परे हो। पलक झपकते ही वह आकृति अदृश्य हो गई। मैं बुरी तरह चीखते चीखते रह गई और उल्टे कदमों पीछे हट गई। मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया। कांपते हाथों से मैंने सुरक्षा अधिकारी को फोन लगाया। संक्षेप में बताया कि ऊपर कोई संदिग्ध व्यक्ति है। वह कुछ देर में पहुंचा। फिर हम दोनों ने पूरा तल खंगाल डाला, पर वहां ऐसा कुछ भी नहीं मिला। खाली मेज, दीवारों पर छिटकी परछाइयां और वह भयानक सन्नाटा। जब हम वापस लौट रहे थे, तभी मेरी नजर फर्श पर पड़े एक पुराने बुकमार्क पर पड़ी, जिस पर कुछ पुरानी सी सूखे फूलों की आकृतियां बनी थी और हल्की काली स्याही में किसी का नाम लिखा था। वह बुकमार्क दिखने में बहुत पुराना लगता था। अधिकारी ने उसे खोया, सामान मानकर रख लिया, पर उसके चेहरे पर भी चिंता की रेखाएं थी। अगले रोज मैंने पुस्तकालय की एक वरिष्ठ कर्मचारी से बात की, जिसकी उम्र काफी थी और जो वहां दशकों से काम कर रही थी। उसने बताया कि वर्षों पहले एक पराश्रयी शोधार्थी छात्रा लापता हो गई थी। कुछ लोग मानते हैं कि उसने अपने शोध में असफल होने के दबाव का सामना न कर पाने के कारण नदी में डूबकर जान दे दी, और कुछ कहते हैं कि वह कभी यहाँ की अलमारियों में ही खो गई, फिर मिली ही नहीं। बहुतों को यकीन था कि उसकी आत्मा अब भी इस इमारत में भटकती है, अपनी अधूरी खोज, अधूरी पीड़ा के साथ। ऐसा सुनकर मेरी रीढ़ फिर सिहर उठी। उसके बाद मैंने कभी देर रात इस स्थान पर अकेले रुकने का साहस न किया। कहानी 3। देर रात छात्रावास में अदृश्य दस्तक। इसी महाविद्यालय के एक छात्रावास में मेरा प्रवास था, जो बहुत पुराना कहा जाता था। चौड़ी सीढ़ियां, लकड़ी के फर्श जो हर कदम पर चरमराते थे, और पतले गलियारे जिनमें गूंजती खामोशी अक्सर दिल को धड़काती थी। मैंने सुन रखा था कि इस जगह के कुछ कमरों में अजीब घटनाएं घटती हैं, पर मैं भूत प्रेत की बातों को कोरी अफवाह मानता था। मेरा कमरा तीसरी मंजिल पर था, जहां ज्यादातर अन्य विद्यार्थी भी रहते थे। मेरे साथी का नाम रवि था, जो मस्तमौला स्वभाव का था। एक रात वह अपने दोस्तों के साथ किसी दावत में रुक गया, तो मैं कमरे में अकेला था। मुझे अगले दिन की परीक्षा के लिए रसायन विज्ञान पढ़ना था, तो मैंने सोचा कि देर रात तक जागकर पढ़ ही लूं। उस रात करीब 2 बजे मैं किताबों में डूबा था कि अचानक मुझे लगा गलियारे में कोई धीमे धीमे चल रहा है। चूंकि रात गहरी थी, ज्यादातर लोगों के सो जाने का समय था, मैंने सोचा शायद कोई लौट रहा होगा, पर वह आवाज मेरे दरवाजे के पास आकर रुक गई। मेरा हृदय धौंकने की तरह धड़कने लगा। जैसे ही मैंने पास में रखी कुर्सी से उठकर कदम बढ़ाया, मुझे लगा दरवाजे की कुंडी किसी ने हल्के से हिलाई है। मैंने धीमे से दरवाजे की ओर देखा। संकेत मिल रहा था कि उधर कोई है, और किसी कारण वह अंदर आना चाहता है या देखना चाहता है।
मैंने अनायास सांस रोक ली और दरवाजे के पास जाकर ताला चेक किया। सौभाग्य से बंद था। कुछ देर तक कुंडी हिलती रही, फिर रुक गई। मैंने थोड़ी हिम्मत कर धीरे से बाहर झांकना चाहा, लेकिन डर मुझे रोक रहा था। हालांकि कुछ पल बाद सब शांत हो गया तो मैं वापस कुर्सी पर जा बैठा। मैंने समझा कि शायद कोई मस्तिष्क विकल्प ढूंढता हुआ गलत दरवाजे पर आ गया होगा, लेकिन मैं दोबारा पढ़ाई में ध्यान लगाता तभी कमरे के भीतर रखी अलमारी का दरवाजा चरमराकर हिला। वह अलमारी बहुत भारी लकड़ी की थी। उसे खोलने के लिए काफी जोर लगाना पड़ता था। मैंने स्पर्श भी नहीं किया था, फिर भी वह थोड़ी खुली दिख रही थी। मैंने लैंप की रोशनी तेज की और नजर दौड़ाई। अलमारी आधी खुली थी, अंदर अंधेरा गहरा था। दिल तेजी से धड़कने लगा। घबराकर मैं उठा, अलमारी की दिशा में बढ़ा। तभी मुझे लगा जैसे कोई अत्यंत ठंडी हवा मेरे हाथों को छू गई हो, पर कमरे में ऐसा कोई वातानुकूलन नहीं था जो इतनी ठंड पैदा कर दे। मैंने झटका महसूस किया और अंदर बल्ब की डोर खींचकर रोशनी जलाई। अंदर सामान्य कपड़े, किताबें, कुछ डिब्बे। डर के बावजूद कुछ अस्वाभाविक न दिखने पर मैंने अलमारी को बंद कर दिया। मन को समझाने लगा कि शायद हवा के दबाव के कारण खुल गया होगा, मगर दिल जिस तेजी से धड़क रहा था उससे लग रहा था कहानी इतनी सरल नहीं है। तभी गलियारे से भारी सा घिसटने का शोर आया, मानो कोई बड़ा फर्नीचर घसीटा जा रहा हो, और वह आवाज ठीक हमारे दरवाजे पर आकर थम गई। मुझे लगा अब क्या होने वाला है। फिर अचानक मेरे कमरे की छत की बत्ती बुझ गई और साथ ही मेज पर का लैंप भी बंद हो गया। मैं अंधेरे में डूब गया। सिर्फ मोबाइल की हल्की रोशनी से काम चलाना पड़ा। उसी क्षण मुझे लगा कि दरवाजे के पार कोई भारी वस्तु घिसट रही है। मैं कुर्सी से उठते ही लगभग चीखने लगा, पर आवाज गले में अटक गई। कुछ सेकंड बाद पूरे भवन की बत्ती दोबारा जल उठी, पर मेरा लैंप तो फूंक चुका था। मैं रुक नहीं सकता था। दरवाजा खोला तो गलियारा लगभग खाली था, मगर फर्श पर छिलने के निशान थे। लंबी सीधी रेखाएं, जैसे किसी नाखूनदार वस्तु ने खुरचा हो। सुबह मैंने छात्रावास प्रभारी को सारी बात बताई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यहां तीसरी मंजिल पर अजीब किस्से कई बार सुने गए हैं। किसी ने बताया कि वर्षों पहले एक विद्यार्थी गायब हो गया था, जिसके कमरे से अक्सर परलौकिक घटनाओं की शिकायत मिलती रही। उस दिन के बाद मैंने कमरा बदलने का निश्चय कर लिया, और आज भी कभी नींद में मुझे वही अलमारी और दरवाजे की कुंडी की आवाज याद आती है तो रूह कांप उठती है। कहानी 4, छात्र संघ इमारत के तलघर में देखा गया साया। मेरे अंतिम वर्ष में मुझे महाविद्यालय के छात्र संघ समूह में काम करने का अवसर मिला। हमारी बैठकें अक्सर छात्र संघ की एक विशाल इमारत के निचले तल पर होती थी, जहां बैठक कक्ष और भंडार गृह इत्यादि बने हुए थे। दिन के समय यह स्थान काफी चहल पहल भरा रहता था, पर रात के समय यहाँ का वातावरण बेहद डरावना हो जाता। सलेटी दीवारें, टिमटिमाती रोशनियां और सुनसान गलियारे जिनमें गूंजती आवाजें। एक रात हमने एक विशेष आयोजन की योजना बनाई, जिसके लिए रात भर रुककर काम करना था। हम लगभग 7 लोग थे, जिनमें मैं और मेरी सहेली कारमा भी शामिल थी। भोजन और संगीत के साथ हम लोग बैनर बनाने और विभिन्न सामग्री तैयार करने में जुटे थे। सब कुछ मस्ती में चल रहा था, पर जैसे ही मध्यरात्रि हुई परिसर का माहौल बदलने लगा। पास के गलियारे में मुझे लगा कोई खड़ा है। मैंने ध्यान से देखा तो लगा कि एक लंबा छाया सा मनुष्य का आकार दूर कोने में मौजूद है, पर जैसे ही मैंने आंखें झपकाईं वह गायब हो गया। मैंने इसकी बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि सब आनंद में थे और मैं माहौल बिगाड़ना नहीं चाहती थी। कुछ देर बाद मुझे प्यास लगी तो मैं पानी लेने के लिए उसी गलियारे में गई। बिजली की पीली ट्यूबलाइट थोड़ी टिमटिमा रही थी। मुझे लगा आवाजों का प्रतिध्वनि सा आ रहा है। एकाएक मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से पुकारा। मैंने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था, पर दिल की धड़कन तेज होने लगी। मैं वापस लौटकर सबको बताया तो कारमा ने हंसते हुए सुझाव दिया कि क्यों ना हम सब मिलकर तलघर का चक्कर लगा लें, शायद कोई रहस्यमयी घटना देखने को मिले। हम 4 लोग उत्साहित होकर चल दिए। नीचे की ओर जाने वाला मार्ग संकरा था। सीमेंट की दीवारें काफी पुरानी थीं, उन पर सीलन के निशान भी। रोशनी मध्यम थी, जिससे वातावरण और भी भयानक लग रहा था।
हमने वहां अंधेरे कोनों, टूटे फर्नीचर के ढेर और पुराने सामान से भरे भंडार कक्ष देखे। तभी एकाएक ट्यूबलाइट की रोशनी बंद हो गई और हम अंधेरे में जा पहुंचे। हमारे फोन की रोशनी ही सहारा थी। सन्नाटा इस कदर गहरा था कि सभी की सांसें सुनाई पड़ सकी। किसी ने दबी आवाज में कहा, लगता है बिजली चली गई। तभी एक कोने से पीछे कुछ घिसटने की आवाज आई। हम सब उस दिशा में रोशनी डालने दौड़े, पर वहां टूटी कुर्सियों और मेजों के अलावा कुछ न था। फिर दूसरी ओर से वैसी ही आवाज हुई, मानो कोई भारी वस्तु सरकाकर हमसे दूर ले जाई जा रही हो। डर का माहौल बन चुका था। हम समझ गए कि यह कोई सामान्य बात नहीं। जब हम वापस जाने को मुड़े तो देखा गलियारे के द्वार पर एक लंबा साया खड़ा था। उसकी आकृति मनुष्य के समान लगी, पर चेहरे का कोई विवरण नहीं दिखता था, बस एक गहरी काली रेखा सी। हमें लगा कुछ पल के लिए समय रुक गया है। वह साया पीछे की ओर सरका, मानो हमें इशारा कर रहा हो कि उसके पीछे आओ। भय और जिज्ञासा के चलते हम उस ओर बढ़े, पर जैसे ही हम वहां पहुंचे, साया गायब हो गया। उसी क्षण कदमों की तेज आहट हमारे पीछे गूंजी, पर पीछे देखने पर कुछ नहीं मिला। अगले ही पल बिजली वापस आ गई और चारों ओर उजास फैल गया। हम सबके चेहरों पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उस रात हमने किसी तरह हौसला जुटाकर बाकी काम पूरा किया, किंतु नींद नहीं आई। सुबह जब हम अपना सामान समेट रहे थे, तब एक कर्मचारी आया और बोला कि क्या हमने कोई पुरानी काली जैकेट खोई है। वह उसे तलघर वाले रास्ते पर पड़ी मिली थी, जिसमें बरसों से जमा धूल की गंध आ रही थी, पर वह किसी की भी नहीं थी। बाद में मुझे दूसरे विद्यार्थियों से पता लगा कि इस तलघर में कई बार अनजाने सायों के दर्शन हुए हैं और माना जाता है कि वर्षों पहले एक छात्र वहां अवसाद में छिपकर रहता था। एक दिन वह रहस्यमय ढंग से गायब हो गया और कुछ लोग आज भी मानते हैं कि उसकी आत्मा गलियारों में भटकती है। मैंने उसके बाद से वहां जाने से परहेज किया। उस छाया की याद आते ही आज भी मन में अजीब सा भय भर जाता है। कहानी 5, रसायन प्रयोगशाला का भयानक प्रयोग। मेरे तीसरे वर्ष में मुझे एक कठिन रसायन विज्ञान पाठ्यक्रम लेना पड़ा, जिसके लिए गहन प्रयोगशाला अभ्यास आवश्यक था। हमारी प्राध्यापिका हरगोविंद जी सख्त मिजाज की थी, लेकिन बहुत ज्ञानवान। वह हमें स्वतंत्रता देती थी कि कोई अनूठा प्रयोग भी करना चाहे तो उन्हें बताएं। मेरी जोड़ी रमेश नाम के एक प्रतिभाशाली लेकिन जोखिम उठाने वाले सहपाठी के साथ बनी थी। एक दिन रमेश मेरे पास आया और एक अजीब प्रस्ताव रखा। उसने सुना था कि हमारे महाविद्यालय के पुराने शोध अभिलेखों में किसी खतरनाक रसायन का जिक्र मिलता है, जो किसी अदृश्य भयानक प्रभाव को जन्म दे सकता है। कुछ इस प्रकार कि उसकी वाष्प चढ़ जाए तो अजीब सी आभासी छवियां दिखने लगती हैं। हम दोनों ने इसे महज किस्सा समझकर पहले टाल दिया, पर धीरे धीरे जिज्ञासा जागी और हमने पुस्तकालय के गुप्त कोनों में मौजूद पुराने शोध पत्र खंगाले। वहां कहीं कहीं पर इशारों में लिखा मिला कि दशकों पहले एक शोधार्थी ने ऐसा प्रयोग किया था, पर नतीजे इतने डरावने निकले कि उन सब दस्तावेजों को नष्ट कर दिया गया। रमेश को लगा कि हम सिद्ध कर सकते हैं कि वह सारा बस दंतकथा है। मैं हिचकिचा रहा था, पर उसकी दृढ़ता के आगे मान गया। हमने एक शनिवार की शाम लेबोरेटरी की चाबी प्राप्त की। जब कोई और वहां उपस्थित नहीं था, योजना थी कि बस जरा सा नमूना तैयार करें और देखते ही मिटाकर साफ कर दें। हम दोनों को डर भी था कि यह महाविद्यालय की नीति के विपरीत है, पर उत्सुकता हम पर हावी थी। बना बनाया ढांचा तैयार करके हमने एक कांच की फ्लास्क में विभिन्न मिश्रण मिलाने शुरू किए। अवसर जटिल था। कुछ बूंद अम्ल की, फिर एक दुर्लभ लवण युक्त द्रव्य की, और मानो धुएं सी भाप निकलने लगी। धीरे धीरे घोल का रंग बैंगनी से हरा और फिर गाढ़ा काला होने लगा। इसे पाइप से वेंटिलेशन में रखना चाहा, मगर रासायनिक प्रतिक्रिया इतनी तेज थी कि फ्लास्क उबल पड़ी। बीच बीच में मुझे लगा मानो कोई धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। मैंने रमेश से पूछा, वह भी हैरान था। उसे भी लगा कोई अजीब सी ध्वनि सुनाई दे रही है। हम घबरा गए, क्या यह हमारा भ्रम है या सच में सुनाई दे रहा है। तभी फ्लास्क में जोरदार उबाल उठा, मानो अंदर कोई भयानक तत्व सक्रिय हो गया हो।
हम भागकर बुझाने की कोशिश करने लगे। फिर एक चिंगारी उछली और पास की मेज पर रखी रासायनिक बोतल में आग लग गई। मैं और रमेश फौरन अग्निशमन साधन लेकर आग बुझाने दौड़े। चारों ओर धुएं का गुबार उठने लगा, हरे काले धुएं की परत जो अपने साथ एक अव्यक्त फुसफुसाना सा लाती थी। ऐसा लगा जैसे अनेक आवाजें एक साथ विलाप कर रही हों। मेरी आंखों के कोनों में अंधेरा सा छाने लगा और मुझे कोने में कोई तिरछी काली आकृति दिखाई दी। उसी समय रमेश ने जोर से एक चीख सी निकाली। उसने भी किसी साए को देखा जो किनारे किनारे घूम रहा था। हम समझ नहीं पा रहे थे क्या हमारे दिमाग पर कोई धमाका हो रहा है या असल में कुछ अलौकिक रेखाएं वहां उभर आई हैं। आखिरकार हमने आग तो काबू कर ली, पर फ्लास्क का वह डरावना द्रव्य जमीन पर फैलकर गहरे काले दाग के रूप में जमा हो गया। कमरे में दम घोंटती बदबू थी। हम खिड़कियां खोलकर ताजी हवा आने देने लगे। कुछ मिनट बाद जैसे ही धुआं छटा, आवाजें भी थोड़ी मंद पड़ गईं। मेरे पूरे शरीर में कंपी हो रही थी। मैं सोच रहा था कि अगर किसी को पता चल गया तो हमें महाविद्यालय से निकाल देंगे, पर उस क्षण तो हमें अपने को संभालना भी कठिन लग रहा था। हमने झटपट कमरे की सफाई की, एक निष्प्रभावी रसायन डालकर उस काले द्रव्य को बेअसर करने की कोशिश की। रात भर मशक्कत के बाद जब सुबह की लालिमा खिड़कियों से झांकने लगी, तब तक कमरा काफी हद तक सामान्य दिखने लगा था। अंदर हमारा हृदय धड़क रहा था, क्या हमने किसी अनजानी शक्ति को छेड़ दिया है। अगले कई दिनों तक मैं और रमेश दोनों बुरे सपने देखते रहे। एक ही तरह के सपने जिनमें काले साए हमारे पीछे भागते, एक ही तरह की फुसफुसाहट कानों में गूंजती। रमेश ने बताया कि उसे महाविद्यालय की इमारत के पास कुछ घनी छाया अक्सर दिखती है। हम किसी को अपनी कहानी बता नहीं सकते थे। डर था कि सब हमें पागल समझें या दंडित करें। समय बीतने पर वह डर कुछ कम हुआ, मगर आज भी मैं उस प्रयोगशाला के पास से गुजरता हूं तो कभी कभी लगता है वहां हवा में एक सिहरन है। सोचता हूं, अगर वह प्रयोग सचमुच किसी अलौकिक शक्ति का आवाहन था तो हमने अनजाने में क्या खोल दिया। यह प्रश्न मुझे हमेशा कचोटता है। समापन। ये थी 5 विचलित कर देने वाली सच्ची छात्र भयावह कहानियां जो दिखाती हैं कि हमारे आसपास का दिखने वाला साधारण शैक्षणिक संसार अंदर से कितने रहस्यों और अंधेरे को समेटे हुए है। मैं हूं भय का सफर में आपका मेजबान। मुझे बताइए, इन 5 कहानियों में से कौन सा प्रसंग आपके मन में सबसे ज्यादा डर पैदा कर गया? कृपया नीचे टिप्पणी करके साझा करें। साथ ही मेरे इस आयोजन को पसंद करें, दूसरों के साथ साझा करें और मेरे चैनल भय का सफर को सदस्यता लें। भविष्य में ऐसी ही और कई भयानक दास्तानें लेकर आएंगे। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें और याद रखें, कभी कभी हमारे आसपास की सबसे परिचित जगहों में भी अंधेरे के रहस्य छिपे होते हैं।